हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू आवर चैनल ईटी एकेडमी। और 67 बीपीएससी के पीटी के रिजल्ट आ चुके हैं और मेन में काफ़ी कम समय है, तो आप सभी लोग मेन की तैयारी में लग जाइए। मेन के तैयारी करने के पहले बहुत सारे स्टूडेंट बहुत सिलेबस को नहीं देखते हैं और ऐसे ही पढ़ने लगते हैं। पढ़ने के पहले आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए कि क्वेश्चन किस तरह से पूछे जा रहे हैं, खासकर इंटरनेशनल रिलेशन में और बिहार से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसे भी एक बार आप अच्छे ढंग से तैयार कर लीजिए। लिखने की आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए और डायग्राम फ्लो चार्ट को भी अपने आंसर में शामिल कीजिए, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिलेगा। मेन में मार्क्स अच्छे होंगे तो जाहिर सी बात है कि आपको कोई ना कोई अच्छा पोस्ट मिल जाएगा। और 67 में सीटों की संख्या भी काफ़ी अच्छी है, 88 एसडीएम का सीट भी है जो आपका सपना पूरा कर सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ कि 67 बीपीएससी मेन के पर्पस से कि इंटरनेशनल रिलेशन के टॉपिक को बताने जा रही हूँ कि इंटरनेशनल रिलेशन में क्या क्या अभी चल रहा है, क्या देख सकते हैं। बिहार के संदर्भ में भी अगर देखेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी रूस यूक्रेन युद्ध के बारे में, जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और मैं देख रही हूँ कि इधर जितनी भी परीक्षाएं बीपीएससी की ओर से आयोजित की गई, सारी परीक्षाओं में रूस यूक्रेन युद्ध को किसी न किसी एंगल से पूछा गया है। तो आप भी इसको 67 बीपीएससी मेन के लिए तैयार कर कर रख लीजिए। तो एक क्वेश्चन है, मैं आपको बताना चाह रही हूँ, आप देखेंगे रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन ये है कि रूस यूक्रेन युद्ध में भारत की कूटनीतिक भूमिका। तो इस क्वेश्चन को आप कैसे लिखेंगे? तो क्वेश्चन का फॉर्मेट तैयार करने के पहले आप इंट्रोडक्शन को बेहतर लिखें, ताकि कॉपी जो चेक करने वाले हैं वो जब भी आपकी कॉपी को चेक करे तो वो खुश हो जाए और खुश होकर आपको अच्छे मार्क्स दे दे। स्टार्टिंग में आपकी हैंडराइटिंग भी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि हैंडराइटिंग गंदी रहेगी तो कॉपी चेक करने वाले आपको कम मार्क्स दे सकते हैं। साफ सुथरी हैंडराइटिंग तो बहुत मायने रखती है और हर किसी को अट्रैक्ट करती है। तो रूस यूक्रेन युद्ध का इंट्रोडक्शन हम लोग देखेंगे। इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे? सबसे पहले कि रूस यूरेशिया में स्थित एक देश है। यूरेशिया का मतलब है यूरोपियन महाद्वीप और एशिया। यूरेशिया में स्थित एक विकसित देश है। थोड़ा सा आपको देना होगा। रूस संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का भी एक अस्थायी सदस्य देश है। उसके बाद आपको लिखना होगा हाल ही के समय में रूस और यूक्रेन के बीच, हाल के समय में रूस और यूक्रेन के बीच तनाव के कारण, एकदम आप चाहे इसमें किताबी लैंग्वेज मत लिखिए, अपने आम बोलचाल की भाषा में लिखिए, ताकि कॉपी चेक करने वाले को लगे कि ये रट कर नहीं लिख रहा है, अपने दिमाग का इस्तेमाल करके लिख रहा है। हाल के समय में तनाव के कारण, अब यहाँ पर आप स्टार्ट इंट्रो दे दिए कि युद्ध का कारण क्या था। यूक्रेन जो है रूस का एक पड़ोसी, उसका बगल का एक देश है और कभी ये सोवियत संघ का भी सदस्य हुआ करता था। लेकिन आपको पता है कि 1991 में जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो यूक्रेन जो है रूस से अलग हो गया। रूस और यूक्रेन के बीच जो ये तनाव हुआ, इस तनाव का क्या कारण है, थोड़ा तो आपको इंट्रो देना होगा कि कहाँ है रूस, क्या है और युद्ध का कारण क्या है। ये तो इंट्रोडक्शन में आपको शॉर्ट में बताना होगा। तो रूस और यूक्रेन के बीच तनाव का कारण है नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और यूरोपियन यूनियन के देश, इसे भी कह सकते हैं। यूक्रेन जो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य बनने के लिए यूरोपियन यूनियन के देशों के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा था, जो कि रूस को पसंद नहीं आया। रूस ने कई बार यूक्रेन को मना किया, यहाँ तक कि यूरोपियन यूनियन के देशों को भी रूस ने चेतावनी भी दी कि आप यूक्रेन को नाटो में शामिल ना कीजिए। लेकिन यूक्रेन बार बार अनदेखी करते रहा और आखिरकार जब काफ़ी अधिक बात बिगड़ गई तो दोनों देशों के बीच युद्ध हो गया। रूस ने घोषणा की कि मैं यूक्रेन के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करता हूँ। युद्ध शुरू हो गया और युद्ध का वैश्विक प्रभाव काफ़ी नकारात्मक रूप से देखने को मिला। आज दुनिया में जो देख रहे हैं कि साइलेंट मंदी देखने को मिल रही है, महंगाई चरम सीमा पर है। उस महंगाई का भी कारण कहीं ना कहीं रूस यूक्रेन का युद्ध है। कोविड-19 से अभी पूरी दुनिया बस जरा से ही संभल पाई थी कि अचानक वैश्विक रूप से एक युद्ध देखने को मिला और इस युद्ध के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित हो गई। रूस और यूक्रेन जो है बहुत सारे चीज़ों का जो है, बहुत सारे पदार्थ ऐसे हैं जिनका वो निर्यात करते हैं। जैसे कि आप नेचुरल गैस की अगर बात कर ले तो नेचुरल गैस का भी एक्सपोर्ट रूस करता है, प्राकृतिक गैस। इसके अलावा जो है पेट्रोलियम का भी बहुत बड़ा निर्यातक देश है। यूक्रेन को किताबों में आप पढ़े भी होंगे, यूक्रेन को गेहूं की डलिया भी कहा जाता है। तो गेहूं का भी जो है प्रोडक्शन वो प्रभावित हो गया कहीं ना कहीं। इसके अलावा सनफ्लावर ऑयल का भी प्रोडक्शन प्रभावित हो गया।
तो इसके बीच भी जब वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित हो गई तो अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के देश जो है वो यूक्रेन को कई बार बरगलाने की कोशिश भी किए, रूस ने कई बार चेतावनी भी दी, लेकिन बात बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो आखिरकार ये युद्ध का रूप ले लिया। और युद्ध हम जैसा जानते हैं कि युद्ध कहीं भी अगर होता है तो खतरनाक होता है, उसका कहीं ना कहीं नकारात्मक असर देखने को मिलता है। इसी बीच जब रूस और यूक्रेन का युद्ध हो रहा था तो अमेरिका ने ये घोषणा कर दी कि अब वो स्विफ्ट प्रणाली के तहत रूस के साथ कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं करेगा और ना ही उसके डॉलर में उसके साथ व्यापार करेगा। तब और यूरोपियन यूनियन के कई देशों के द्वारा भी रूस पर प्रतिबंध लगा दिए गए, कई तरह के सैंक्शनिंग लगा दी गई। तब रूस ने भारत के साथ सहयोग का हाथ बढ़ाया और भारत के साथ कहा कि वो भारत के साथ सहयोग करने के लिए दोस्ती का हाथ बढ़ाया। वैसे भी रूस और भारत दोनों जो है एक लंबे समय तक एक दोस्त भी रहे हैं। जिस तरह से भारत का अच्छा दोस्त अमेरिका है, उस तरह से भारत का एक अच्छा दोस्त रूस भी है। तो भारत ने कहा कि ठीक है कि मैं जो रूस के सामान को खरीदने के लिए तैयार हूँ, और भारत को इस बीच में पेट्रोल की भी आपूर्ति हो गई और अपने रुपया, जो भारत की मुद्रा है रुपया में रूस और यूक्रेन के बीच व्यापारिक साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए समझौता हुआ। इस बीच में भारत को सस्ती दर पर पेट्रोल भी मिल गए, नेचुरल गैस मिले। इससे भारत की वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला जो है कुछ हद तक संभल पाई। तो कहीं ना कहीं इसके पीछे भारत का अपना स्वार्थ भी है, क्योंकि भारत जो अपनी सैन्य आपूर्ति करता है वो सैन्य हथियारों का दूसरा सबसे बड़ा आयातक देश रूस है। पहला अमेरिका और दूसरा रूस। आप सिपरी की रिपोर्ट भी देखते होंगे कि सिपरी का नाम आप जानते होंगे। सिपरी ये कौन सा देश हथियारों का सबसे ज़्यादा निर्यात करता है, कौन सा आयात करता है, इसकी रिपोर्ट हर साल सिपरी देती है। तो सिपरी की रिपोर्ट के मुताबिक जो है भारत सबसे ज़्यादा हथियारों की खरीद अमेरिका से करता है और दूसरे नंबर पर कौन है, तो दूसरे नंबर पर रूस है। अभी न्यूज़ में भी आप सुने होंगे कि S-400 की बात आई थी। S-400 ये एक मिसाइल है। इस मिसाइल के लिए भी रूस और भारत के बीच समझौता हुआ था और यह समझौता ठीक रूस यूक्रेन युद्ध के पहले हुआ था। तो कहीं ना कहीं भारत को भी लगा कि भारत के डिफेंस सिस्टम को S-400 नहीं मिल पाएगा, जो कि भारत की सैन्य क्षमता के लिए काफ़ी ज़रूरी है। इसके अलावा भी भारत के हथियारों का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता भी देश है, ये भी एक कारण है। दूसरा एक कारण है कि जब भी यूएनओ के सिक्योरिटी काउंसिल में भारत को अस्थायी सदस्यता देने की बात होती है तो चीन एक दुश्मन की तरह भारत के रास्ते में बाधा डालता है, लेकिन रूस जो है एक सच्चे दोस्त की तरह भारत का साथ देता है। ऐसे कई मोर्चे आए, ऐसे कई बार ऐसे पड़ाव आए जब रूस ने भारत का साथ दिया एक सच्चे दोस्त की तरह। तो कहीं ना कहीं भारत के अंदर रूस के लिए एक अच्छे दोस्त की हमदर्दी है और यही कारण है कि ऐसी स्थिति में, विषम परिस्थिति में भारत ने रूस का साथ दिया। अमेरिका ने भी भारत को चेतावनी दी कि वो रूस के साथ किसी भी तरह का संबंध नहीं रखे, लेकिन भारत ने अमेरिका की इस चेतावनी को दरकिनार कर दिया और रूस के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाए रखा। रूस यूक्रेन का युद्ध जब काफ़ी चरम सीमा पर पहुंच गया तो यूएनओ के सिक्योरिटी काउंसिल के सदस्यों के द्वारा एक मतदान करवाने के लिए एक मतदान का आयोजन किया गया और उसमें कई सदस्य देश शामिल हुए। भारत से भी कहा गया कि भारत भी मतदान में वोट देने के लिए आए, लेकिन जिस दिन मतदान का आयोजन किया गया इसका उद्देश्य था कि रूस के विरुद्ध कितने देश खड़े हैं और रूस के समर्थन में कितने देश खड़े हैं। जब मतदान का आयोजन किया गया तो भारत के साथ साथ जो है चाइना और यूएई, ये तीन ऐसे देश हैं जो कि मतदान के दिन अनुपस्थित रहे। भारत ने साफ शब्दों में कह दिया कि वो ना तो रूस के साथ है और ना ही यूक्रेन के साथ है। भारत ने संबंध में कूटनीति का रास्ता दिया। भारत ने रूस और यूक्रेन को बहुत ही समझदारी तरीके से समझाते हुए कहा, युद्ध से केवल विनाश होता है। कूटनीतिक तरीके से हम आपसी बातचीत के जरिए समस्या का समाधान कर सकते हैं, आपसी सौहार्द को बनाए रख सकते हैं। रूस और यूक्रेन को अपनी गलतियों को भूल जाना चाहिए और बातचीत के जरिए समस्या का समाधान करना चाहिए। फिर से दोनों को दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहिए और नाटो के सदस्य देशों से भी भारत ने आग्रह किया कि युद्ध केवल विनाश होता है।
ये कहीं ना कहीं ये भारत की बहुत ही अच्छी रणनीति है कि भारत ने कूटनीति का सहारा लेकर दोनों देशों को समझाया। इसमें कहीं ना कहीं भारत की विदेश नीति का जो पावर है, आप जो शांतिपूर्ण सह अस्तित्व और बंधुता, वह दिखता है कि भारत की विदेश नीति का एक बहुत ही मजबूत सार तत्व है कि शांतिपूर्ण सह अस्तित्व और बंधुता। हम किसी भी देश के साथ लड़ाई नहीं करेंगे, ना ही गुटबाजी करेंगे। हम शांतिपूर्ण सह अस्तित्व को बढ़ावा देंगे, बंधुता को बढ़ावा देंगे। और ऐसे ही मामले में, रूस यूक्रेन युद्ध के मामले में भारत ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया कि किस तरह से हम युद्ध को रोक सकते हैं। इससे भारत का दो काम हुआ। आपने एक कहावत भी सुना होगा, 2 बर्ड किल्स विथ 1 स्टोन, यानी एक पंथ दो काज। भारत ने दो काम किया बहुत ही चालाकी से। क्या काम किया कि रूस के साथ अपने संबंध को खराब नहीं होने दिया और ना ही अमेरिका के साथ अपने संबंध को खराब होने दिया। क्योंकि भारत अगर मतदान करता उस दिन जाकर, तो रूस, ये तय था कि रूस चाइना से मिल जाता और एक अच्छे दोस्त को खो देता। इसलिए भारत ने कूटनीति का परिचय देते हुए ये साबित कर दिया कि वो ना तो रूस के साथ है और ना ही यूक्रेन के साथ है। वो बीच के रास्ता को चुना हुआ है और वो रास्ता है कूटनीतिक और बातचीत का तरीका। तो फ्रेंड्स, ये थी रूस यूक्रेन युद्ध के संबंध में भारत की रणनीतिक भूमिका। अगर आप इस तरह से लिखते हैं तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। स्टार्टिंग में आप क्या कीजिए कि कोई भी इंटरनेशनल रिलेशन लिखने के पहले आप उस पर क्या कीजिए कि एक अच्छा सा इंट्रो तैयार कर लीजिए, ठीक है। उसके क्या कारण है, जैसे जैसे आपको क्वेश्चन पूछ रहा वैसे वैसे दीजिए। क्योंकि आजकल जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो चारों क्वेश्चन का जवाब आप उस चारों एरिया को टच करते हुए दीजिए। हर डायमेंशन को दीजिए तो आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। और हम आपको यही कहेंगे कि पेपर पढ़ते रहिए, एडिटोरियल। क्योंकि अब वो गया जमाना कि जब आप भारत पाकिस्तान, अब भारत चाइना पढ़ के गए और आपका काम हो गया। नहीं, अब क्वेश्चन सेटर का दिमाग जो है वो अलग तरफ जा रहा है, मूव कर रहा है। अब वो अलग अलग डायमेंशन को देख रहे हैं। तो आपको वैसे स्मार्ट तरीका को अपनाना होगा। तो इसके लिए आप चाहिए कि एडिटोरियल पढ़िए और खुद से एनालिसिस कीजिए, रटिए मत, बल्कि चीज़ों को समझिए, जाके अपनी भाषा में लिख सकते हैं उसको। और एक मैं बात बताऊंगी कि इंटरनेशनल रिलेशन जब भी आप लिखे तो एक मैप बना दीजिए, ड्रॉ, क्योंकि मैप से आपको मार्क्स मिलेगा। जैसे रूस यूक्रेन युद्ध की बात कर रहे हैं तो इसको मैं मिटाना चाहूंगी, 1 मिनट। तो रूस यूक्रेन युद्ध की जब बात कर रहे हैं तो उसमें एक मैप बना दीजिए। चाहे रूस यूक्रेन युद्ध बताइए या बिमस्टेक बताइए या भारत श्रीलंका बताइए, एक मैप बना देंगे ना, तो जो कॉपी चेक करने वाले हैं उनको आपका कॉपी अच्छा लगेगा, वे खुश होकर आपको मार्क्स देंगे। कुछ क्रिएटिविटी होनी चाहिए, कुछ इनोवेटिव होना चाहिए। तो मैप एक बना दीजिए। हालांकि मैं कोशिश कर रही हूँ कि भारत का मैप मुझसे अच्छा सी बन जाए। ये भारत का नक्शा है, ठीक है। अब यहाँ पर आप रूस यूक्रेन युद्ध दिखा रहे हैं तो आप मैप में भी देखे होंगे, इस तरह से रसिया होगा, एक बड़ा काफी एरिया में कवर किया हुआ है रसिया, ठीक है। ये आपका हो गया भारत, और यहां पर लिख दीजिए चित्र में भारत की स्थिति, चित्र में, ठीक है। दूसरा यहां पर लिखिए रूस, और यहां पर आप पतला सा दे दीजिए, इसी के साइड में है आपका यूक्रेन, उसी का एक छोटा सा पड़ोसी देश है यूक्रेन, जो कि कभी यूएसएसआर का मेंबर हुआ करता था। 1991 में जब रूस में गृह युद्ध छिड़ा तो बहुत सारे देश अलग हो गए, उसमें यूक्रेन भी अलग हो गया था। इसी का एक विद्रोही प्रांत है दोहानसक और लोहानसक, जिसको रूस ने क्या किया, अलग कर दिया, और वे क्षेत्र काफी अधिक विद्रोह करने लगे। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, इसकी स्थिति भी दिखा सकते हैं, दोहानसक और लोहानसक। तो इस तरह से आप बना के दे रहे हैं, कम समय में तेजी से फटाफट चित्र भी ड्रॉ कर लीजिए। कॉपी चेक करने वाले आपके आंसर से खुश होंगे और आपको मार्क्स औरों की तुलना में आपको 4 से 5 नंबर ज़्यादा मिल जाएगा। जीएस में से 38 नंबर के क्वेश्चन रहते हैं, तो 8 क्वेश्चन लिखने पड़ते हैं सेक्शन 1 सेक्शन 2 से। तो चाहे आप कितना भी बेहतरीन क्यों ना लिखें, आपको 30 नंबर नहीं मिलेगा। जो बहुत ही बेहतरीन लिखते हैं जो भी बच्चे, तो बहुत अच्छा मार्क्स माना जाता है कि अगर 22 भी मिल गया या 24 भी मिल गया ना, तो उसे अच्छा मार्क्स माना जाता है। हार्डली आप एवरेज लिखते हैं तो आपको 14 से 15 मार्क्स मिलेंगे, 15 to 14 मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन आप अच्छा इस तरह से लिखते हैं 22 से 24 नंबर मिल जाता है, 38 में 38 नंबर नहीं मिलते हैं। तो बेहतरीन तरीका है कि मैप का भी आप सहारा लीजिए, नई नई चीज़ों को आप दीजिए, इंट्रोडक्शन दीजिए, और जैसा जैसा क्वेश्चन पूछ रहा आईआर में, बस आप वैसे वैसे चलते जाइए। तो थोड़ा सा आपको मैप का भी अध्ययन करना होगा और आपको बनाना होगा। वैसे भारत नेपाल अगर पूछ रहे हैं तो नेपाल भी बना दीजिए, भारत का नक्शा बना दीजिए और वहाँ पर दिखा दीजिए, ताकि कॉपी चेक करने वाले को लगे कि नहीं, इसने कुछ अच्छा किया है, और वो खुश होकर आपको मार्क्स देंगे। हैंड राइटिंग भी आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, साफ सुथरी हैंड राइटिंग,
कि गंदी हैंडराइटिंग जो कॉपी चेक करने वाले सिर रख लेंगे, सिर पर हाथ रख कर चाय पियेंगे, बोले कितनी गंदी हैंडराइटिंग है, आपको मार्क्स कम दे देंगे। तो अगर आप चाह रहे हैं कि भीड़ में अच्छा निकलना चाह रहे हैं तो साफ़ सुथरी हैंडराइटिंग में लिखिए और कुछ अच्छा अलग कीजिए कि थोड़ा फ्लो चार्ट है, जैसे मैंने यहाँ पे मैप बनाया, आप मैप बना सकते हैं और जो नया करंट सब है वो चीज़ जोड़िए। और एक काम आप कीजिए कि आंसर जब लिख रहे हैं तो आंसर में अगर मान लीजिए इकोनॉमिक्स का कोई क्वेश्चन है, इकोनॉमिक का क्वेश्चन पूछा गया एमएसएमई सेक्टर से या आत्मनिर्भर भारत अभियान से ही पूछा गया कि एमएसएमई क्या है, एमएसएमई सेक्टर की क्या क्या समस्याएं हैं, एमएसएमई सेक्टर जो है उसको सुधार करने के लिए भारत सरकार के द्वारा क्या क्या कदम उठाए गए हैं। तो भारत सरकार के द्वारा क्या क्या कदम उठाए गए, तो भारत के साथ साथ अब बिहार सरकार के द्वारा भी एमएसएमई सेक्टर को बूस्टअप करने के लिए कौन कौन से कदम उठाए जा रहे हैं उसको भी अगर थोड़ा सा मेंशन कर देते हैं तो कॉपी चेक करने वाले खुश होकर आपको मार्क्स देंगे। आप इस पर चनपटिया मॉडल की भी चर्चा कर सकते हैं जो कि पश्चिमी चंपारण में वहाँ की महिलाओं के द्वारा अपनाया गया था, चनपटिया मॉडल, इसकी भी आप चर्चा कर सकते हैं। ये काफ़ी अधिक फेमस हो गया है। ये पश्चिमी चंपारण की कुछ महिलाएं हैं जो अपना सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाई थी, स्वयं सहायता समूह, और वो अपने मतलब हस्तकला जो उनकी थी जो खुद से बनाई थी उनकी प्रदर्शनी लगाई और अपने स्तर से गांव के स्तर पर इसको शुरू किया गया, फिर ब्लॉक से ये डिस्ट्रिक्ट लेवल से बाहर आया, फिर दिल्ली के प्रगति मैदान में जो व्यापार मेला लगा था वहाँ तक ये फेमस हो गया है। तो बिहार सरकार मेक इन बिहार के तक चनपटिया मॉडल को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रही है। आप जीआई टैग के बारे में भी चर्चा थोड़ा कर सकते हैं, तो इससे भी आपका आंसर जो है बाकी की तुलना में अच्छा हो जाएगा, इनोवेटिव हो जाएगा। और स्टॉप कर दे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा आज का सेशन। और कहीं पर अगर आपको कोई कमी या कहीं पर कुछ अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आप बेझिझक पूछिए, क्योंकि चुप रहना आपके लिए जो है सही नहीं है। अपनी कमियों को इंसान को पहचानना चाहिए, कमियों को ही हम दूर करके अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। ये कंपटीशन है, कोई अच्छा परफॉर्म करता है तो कोई उससे लो करता है, लेकिन धीरे धीरे निखार आता है। ठीक है, खुश रहिए और फिर मिलते हैं अगले क्लास में।